गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। कल हमने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं केंद्रीय राज्य के जो संबंध हैं उनमें जो है तनाव हो रहा है या तनाव होता है, तो उस तनाव के कारण क्या हैं या किन वजह से सेंटर और स्टेट दोनों में जो है रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो आज उन तत्वों का हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो है, जैसे मैंने आपको कल बताया कि राज्य सूची में, ठीक है, जो विषय हैं उसके ऊपर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो तनाव यहाँ पर होता है। कैसे होता है? पहली बात तो अगर राज्य खुद कह देता है कि ठीक है इस विषय पर कानून बनाना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आर्टिकल 352 के तहत भी ठीक है कि अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण हो जाए तो भी हम समझते हैं हालात को, ठीक है, ऐसी स्थिति में भी संसद जो है कानून बनाने का अधिकार ले लेती है। उसके बाद यहाँ पर तो ठीक है दोनों स्थितियों में। अब तनाव की अगर बात आती है तो वो आती है आर्टिकल 356 के तहत। 356, अभी देखिए बंगाल का एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि बंगाल में अब जो है ममता जी चुनाव जीत गई हैं, ठीक है। ममता जी ने तृणमूल की जो पार्टी है उनकी जो पार्टी है वो ज़्यादा सीटें लेकर जो है विधानसभा में आई हैं। लेकिन वहाँ पर अभी जो हम देख रहे हैं, बार बार आ रहा है न्यूज़पेपर में भी और उसमें भी, कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हिंसा हो रही है। तो हिंसा को रोकने के लिए जो है राष्ट्रपति शासन जो है इम्पोज कर दिया जाना चाहिए। तो अब अगर वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन इम्पोज हो जाता है तो वहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, ठीक है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए जब केंद्र सरकार अपनी कार्यवाही करती है तो राज्य सरकार को अगर वो पसंद नहीं आती तो वहाँ भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं विषय सूचियों की बात करूँ तो आप देखिए संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और उनके ऊपर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण है। और राज्य सूची में उसके कंपैरिजन में देखिए कितने कम है, और समवर्ती सूची में वो भी दोनों जो है ना अधिकार मिला हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, राज्य ये बात मानते हैं कि हमारा जो है नियंत्रण क्षेत्र या फिर हमारे काम करने का क्षेत्र जो है वो बहुत ही कम है, तो इससे तनाव उत्पन्न होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कम करने के लिए जो है केंद्र सरकार जो है कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल कर देती है। लेकिन यहाँ पर विवाद की बात यही है कि राज्य कहते हैं कि हमें जो है ज़्यादा शक्ति मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नए राज्यों को बनाना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक है। वहाँ पर भी जो है हमारी केंद्र सरकार महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ पर जो है राज्यों से नहीं पूछा जाता बल्कि उनको बताया जाता है और उसके अंदर बदलाव जो करना है वो राज्यों की सहमति के बिना भी जो है ना परिवर्तन करने की कई बार कोशिश की जाती है। लेकिन आज जो हालात हैं वो क्या हैं कि कोशिश की जाती है कि राज्य विधानमंडल से भी बात की जाए। उसके बाद हम बात करते हैं संसद की ओर से, ठीक है, राज्यों को निर्देश जारी करने की शक्ति। अभी देखिए कोविड-19 के हालात हैं तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है राज्यों को वैक्सीनेशन के लिए बोल रही है या उनको लॉकडाउन के लिए बोल रही है। तो राज्यों के पास जो है ना स्वायत्तता या यूँ कहें कि काम करने की स्वतंत्रता कम है, और ख़ासकर जब एंटी पार्टी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, लेकिन हालात को काबू करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती है, निर्देश जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो संविधान के अंदर ये कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे कानून बनाए या राज्य सरकार अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से करे कि वो केंद्र सरकार के कानूनों का उल्लंघन ना करे। तो यहाँ पर भी जो है केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर जो है हमारे राज्यपालों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वहाँ पर भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो जाती है, राष्ट्रपति की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। बच्चों ये सारे पॉइंट वही के वही रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद
बाद हम बात करें तो इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत मैंने आपको बताई, यहाँ भी सेंट्रल स्टेट में जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है। कि अब हम बात करते हैं कि जो है अखिल भारतीय सेवाओं की, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया तो सर्व भारतीय सेवाएं, यहाँ पर मैं आईएएस अधिकारियों की बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, डीसी, एसडीएम वगैरह इनकी नियुक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये जो कर्मचारी होते हैं ये सेंटर के द्वारा यानी कि यूपीएससी सर्विस के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये काम करते हैं राज्यों में, तो ये केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय साधनों में कमी। कल मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति जो है 5 साल के लिए एक वित्त आयोग नियुक्त करेगा, जो यह बताएगा वित्त आयोग कि केंद्र और राज्यों में आर्थिक शक्तियों का बंटवारा कैसे हो। लेकिन इस पर भी जो नियंत्रण है यानी कि नियुक्ति की बात है या पद से हटाने की बात है, तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राष्ट्रपति की परमिशन से, या यूँ कहें कि हमारी संसदीय या हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट की सलाह से ही जो है वित्त आयोग कार्य करता है। तो यहाँ पर भी वित्त जो है कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, ये सारा डिसीजन जो है सेंटर के पक्ष में चला जाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, ये दोनों ही बातें इकट्ठे आ गई कि वित्त आयोग जो है ये टैक्स, कौन से टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, कौन से टैक्स जो है राज्य सरकार करेगी, कैसे इनका बंटवारा होगा, ये सारी बातें जो हैं यहाँ भी सेंटर शक्तिशाली हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नदियों का पानी है, या देखिए हरियाणा भी ये कहता है कि पंजाब, ये जो चंडीगढ़ है मेरी राजधानी है, और जो है पंजाब भी कहता है। तो यहाँ पर भी विवाद है। और कल मैंने आपको बताया था SYL, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में कावेरी है, कृष्णा है, इनकी नदियों का जो है जल विवाद चलता रहता है। तो यहाँ पर भी सेंटर जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा संविधान के अंदर जो बदलाव करना है वो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही संशोधन कर सकती है। बहुत कम विषय ऐसे हैं जहाँ पर राज्यों की सहमति ली जाती है। तो केंद्र जो है हर स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जो है अगर निष्कर्ष के रूप में देखते हैं तो हमारे संविधान में जो है केंद्र को महत्वपूर्ण बनाया गया है। संविधान को सबसे महत्वपूर्ण जो है शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुसार केंद्र जो है वो हालात को देखते हुए उसको जो है मजबूरी में, हम यूँ कह सकते हैं कि मजबूत बनाया गया है। लेकिन हम इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि सेंटर स्टेट रिलेशन को जानने के लिए, क्योंकि राज्य बार बार जो है विवाद उठाते रहते हैं कि हमें जो है सेंटर से सहायता नहीं मिलती, और ख़ासकर जब एंटी गवर्नमेंट हो तो हम क्या करें। इसके लिए जो है राजीव गांधी सरकार ने या इससे पहले मांग तो बहुत समय से उठ रही थी। सबसे पहले हम बात करें तो इंदिरा गांधी ने 1983 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाया था, जिसको हम सरकारिया आयोग कहते हैं। इस सरकारिया आयोग की जो स्थापना है वो 1983 में हुई, और सरदार रणजीत सिंह सरकारिया जो है इसके जो है अध्यक्ष थे। इसके बाद 2 सदस्यों को और जो है इसमें शामिल किया गया। तो ये जो है उनके नाम के कारण सरदार रणजीत सिंह सरकारिया, तो सरकारिया आयोग जो है उनके नाम के कारण जो है इनको कहा जाने लगा। तो इस सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को जो है सुधारने के लिए जो सिफारिशें दी वो इस प्रकार हैं। हालांकि यह नियुक्त तो जो है किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन इसकी जो सिफारिशें थी वो 87 में जो उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में जो है इनकी सिफारिशें जो हैं वो प्रस्तुत की गई। ये तीनों ही क्षेत्र में, वैधानिक क्षेत्र में, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के संबंध में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे पहले बात तो कही थी कि शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना होनी चाहिए, जो राज्यों के आपसी विवादों को या केंद्र के साथ आपसी विवादों को सही ढंग से सुलझा सके। और
इस अंतर्राज्य परिषद की स्थापना भी की गई आर्टिकल 263 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूरे देश के लिए या राज्यों के विकास के लिए जो एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हों, ताकि वो सामाजिक आर्थिक जो है परिषद के माध्यम से जो है वो अपना विकास कर सकें। तो हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें, जब मैंने आपको पिछला लेसन करवाया था उसमें बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। तो इसमें 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। इन 5 क्षेत्रीय जो परिषदें हैं इनकी अध्यक्षता जो है वो गृह मंत्री करते हैं। और सरकारी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय परिषदों का अपना एक अलग सचिवालय होना चाहिए और उसमें इन परिषदों की जो बैठकों की अध्यक्षता है वो परिषद में जितने भी मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं उनके क्रमानुसार का मतलब क्या है, ए से, बी से, सी से, इस तरीके से जो है वो की जानी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल होनी चाहिए। इसके अलावा बात आती है न्यायाधीशों के तबादले का विरोध। सरकारी आयोग ने ये कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो ट्रांसफ़र की जाती है उसकी ट्रांसफ़र, ठीक है, कि स्वीकृति के बगैर, ठीक है, उनसे परमिशन भी नहीं कह सकते हम, उनसे पूछा जाना चाहिए, बिना उनसे सलाह लिए जो है उनकी जो ट्रांसफ़र है वो नहीं की जानी चाहिए। और अगर ऐसा ज़रूरी भी हो तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ली जानी चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं की बात आती है तो सरकारी आयोग ने ये कहा था कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य जो दूसरे क्षेत्र हैं इनमें जो है अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनको कायम रखने के लिए, ताकि भारत में एकता कायम रहे, तो सर्व भारतीय सेवाएं बहुत ही लाभप्रद रूप से कर रही हैं और इनका विस्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। स्थानीय भाषाओं का मतलब ये देखिए कि उत्तर और दक्षिण का विवाद, ये बच्चों बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। जो दक्षिण भाषी राज्य हैं वो हिंदी नहीं बोलते, वो हिंदी का विरोध करते हैं, जबकि उत्तर भाषी राज्य हैं वो इंग्लिश को पसंद नहीं करते, तो इससे दोनों में विवाद होता है। तो सरकारी आयोग ने ये कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य को जो है अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज्ञा होनी चाहिए। वो अपनी स्थानीय भाषा, चाहे वो कोई भी है, उसमें जैसे पंजाब में है पंजाबी है, तमिलनाडु में तमिल है, तेलुगु है, इस तरीके से वो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अपनी स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा है शक्तियों का विभाजन। सरकारी आयोग ने ये मांग की कि केंद्र को जो विदेशी रक्षा मामले या मुद्रा, इन मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। सरकारी आयोग का मानना था कि अगर राष्ट्र के या देश के हालात ऐसे हों तो राज्य सूची या समवर्ती सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। हाँ, इसके लिए विचार विमर्श राज्यों से किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की मैं अगर बात करूं तो बच्चों ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हालात ठीक ना हो तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों फिर वही बात रिपीट हो जाती है, राज्यपालों की नियुक्ति की बात आती है तो राज्यपालों की नियुक्ति की बात है या न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, ठीक है, या वित्तीय मामले हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताए। इस सभी पर जो है सरकारी आयोग ने जो है सिफारिशें दी कि सिंपल हालात में जो है वो तो राज्यों से जो है सहमति ली जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाकी तो सिंपल है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि सशस्त्र शक्तियों के, यानी कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है या आर्म्ड फोर्स जो है राज्यों के अंदर लगाई जाती हैं, यहाँ पर सरकारी आयोग ने कहा कि राज्य सरकार की परमिशन ली जानी चाहिए। राज्य सरकार को विश्वास में लेकर जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस को राज्य के अंदर तैनात किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 87 में पेश की, लेकिन 23 एट प्रेजेंट जो है कितने साल हो गए इसको, 2021 हो गए, ठीक है, तो इसको 34 इयर्स हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से जो है इसको लागू नहीं किया। हालांकि इसकी कुछ बातों को तो मान लिया गया और उनको लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ इसकी सिफारिशें जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं
बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे केंद्र राज्य संबंधों पर जो एक नया आयोग बना है 27 अप्रैल 2007 को जो है यूपीए की गवर्नमेंट ने केंद्र राज्य संबंधों को जानने के लिए एक नया आयोग बनाया है, जो कि पुंछी आयोग मतलब मदन मोहन पुंछी जो हैं हमारे, वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक नया आयोग बनाया गया जो कि केंद्र और राज्य संबंधों को नए सिरे से एक बार देखेगा। तो क्या है कि इसमें 2 सदस्य और रहे हैं। इन तीनों सदस्यों ने जो केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो इस प्रकार है कि संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार विदेशी मामलों और आंतरिक गड़बड़, यानी कि जो मैंने बताया था सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक गड़बड़ होने की स्थिति में, तो यह जो है केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो जो है इसकी जांच पड़ताल करे और उसके बाद है केंद्रीय कानूनों को लागू करे। और ये देखना ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है या नहीं है। दूसरा, अगर किसी राज्य में लंबे समय तक सांप्रदायिक का मतलब यही है जैसे हिंदू मुस्लिम झगड़े हैं या किसी भी सांप्रदायिक तनाव को अगर देखा जाता है और वो हिंसा जारी रहती है, जैसे कि अभी बंगाल में कहा जा रहा है, तो केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो डिसाइड करे कि क्या करना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में किसी भी भाग में जातीय हिंसा अगर होती है या सामाजिक तनाव होता है तो वहाँ पर भी केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम वित्त की बात करें तो वित्तीय संबंधों के संबंध में जहाँ पर केंद्र शक्तिशाली है तो वहाँ पर भी कोई नई व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय जहाँ पर जो है हमारी केंद्र सरकार महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी केंद्र सरकार को जो है वो देखना चाहिए ये कदम उठाना ठीक है या नहीं है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बार बार कहते हैं कि अंतर्राज्य परिषद, ठीक है, इसकी सिफारिशों पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्य परिषद की। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा महसूस होता है कि राज्यों के आपसी तनावों को या सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना जो है वो ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति जो है ऐसा कर सकते हैं। और इस परिषद का जो संगठन है या जो उसके कार्य हैं वो करने का या उसकी जो कार्यविधि है उसको निश्चित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। और भारतीय अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है वो 1950 में हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसने 1990 तक जो है वो कोई कार्य नहीं किया। 1991 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने जो है वादा किया था कि हम अंतर्राज्यीय परिषद को जो है एक्टिवेट करेंगे, तो उन्होंने जो है ऐसा करने का निश्चय भी किया और इसको लागू भी किया। तो 28 मई 1990 को जो है इस राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जो अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना के बारे में था। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो किस तरीके से कार्य करेगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानमंत्री जो इसकी बैठकों के अध्यक्ष होंगे और कैबिनेट स्तर के जो हैं 6 मंत्री इसमें शामिल होंगे, जिसमें गृह जो है, वाणिज्य है, वित्त है, फाइनेंस है, विदेशी विषय हैं, उद्योग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यानी कि सारों के जो हेड होते हैं वो इस अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भारत में 28 राज्य हैं तो उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ के जो हैं उपराज्यपाल या राज्यपाल जो हैं, जैसे दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल हैं तो बाकी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो वो इस अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और जहाँ पर विधान, जैसे पांडिचेरी की बात है तो वहाँ की विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जहाँ पर मंत्रिमंडल नहीं है वहाँ के जो हैं प्रशासक शामिल होंगे। इस तरीके से जो केंद्रीय परिषद है वो मंत्रियों को या जो हमारी अंतर्राज्यीय परिषद है उनको कहीं भी बैठक के लिए बुला सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यविधि की। परिषद की बैठक 1 वर्ष में 3 बार होनी अनिवार्य है और इसकी गणपूर्ति यानी कि 10 जो सदस्य हैं वो शामिल हों तो इसकी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम इसके कार्यों की बात करेंगे। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसमें सबसे पहली बात है राज्यों के अंदर जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर जांच पड़ताल करना और अपना राय देना। दूसरा, ऐसे विषयों की जांच करना, ठीक है, जो राज्यों या संघ से संबंधित है। इसमें एक तरफ तो केंद्र सरकार आ जाती है और बाकी तरफ जो है हमारे राज्य शामिल हो जाते हैं।
इसके बाद है जांच और विवाद। ठीक है, उनकी जांच कर ली और जो विवाद का कारण थे उनको देख लिया। फिर उसके ऊपर जो है नीति क्या बने, नीतियों को जो है बनाने के लिए जो है वो फिर सिफारिश कर सकती है। परिषद के अध्यक्ष को जो भेजा गया विचार है या जो विषय हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करने के लिए जो है और ख़ास कर ये देखा जाता है कि वो विषय जो है सामान्य हित से संबंधित हो, तो उसके ऊपर भी विचार करती है। उल्लेखनीय ये है कि हमारी जो अंतर्राज्य परिषद है ये एक परामर्शदात्री संस्था है। इसकी सिफारिशों को मानना या ना मानना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। हालांकि आज इतने वर्ष हो गए हैं तो इस अंतर्राज्य परिषद के कारण काफ़ी विवाद सुलझाए भी गए हैं और इस व्यवस्था के कारण या इस संस्था के कारण जो है भारतीय संघवाद और शक्तिशाली जो है हो जाएगा और अंतर्राज्य जो हमारे विवाद हैं उसको सुलझाने में जो है काफ़ी योगदान रहा अंतर्राज्य परिषद का और आगे भी रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको जो है ये करना है।